संध्या क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी संस्कृत के सभी पाठकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हम सभी लोग भाषा की उत्पत्ति का अध्ययन करेंगे कि भाषा की उत्पत्ति किस किस प्रकार से हुई है, विद्वानों का क्या मानना है। तो बिना विलंब किए चलिए अध्ययन करते हैं भाषा की उत्पत्ति। भाषा की उत्पत्ति यह विषय अत्यंत उलझा हुआ है। इस विषय पर विद्वानों ने जो विचार प्रस्तुत किए हैं वे अपूर्ण और निर्णयात्मक हैं। भाषा उत्पत्ति के लिए दो बातें अनिवार्य हैं। अब देखिए दो बातें कौन कौन सी हैं कि भाषा उत्पत्ति के लिए दो बातें अनिवार्य हैं। पहला है वाग्यंत्र से ध्वनन या वर्णोच्चारण की क्षमता प्राप्त करना। दूसरा है उच्चरित ध्वनि का अर्थ के साथ संबंध स्थापित करने का प्रारंभ है। प्रथम बात प्रायः सभी पशु पक्षियों एवं अन्य जीवों में प्राप्त होती है। यानी कि पहली बात क्या है, वाग यंत्र से ध्वनन या वर्णोच्चारण की क्षमता प्राप्त करना। भाषा की उत्पत्ति के लिए दो बातें अनिवार्य हैं। पहली बात क्या है, वाग यंत्र से ध्वनन या वर्णोच्चारण की क्षमता प्राप्त करना। वाग यंत्र यानी कि जो वाणी का आपका यंत्र है, बोलने का जो साधन है, कंठ है, गला है, उससे ध्वनन या वर्णोच्चारण, जब आप लोग वर्णोच्चारण करते हो तो वो भी तो एक ध्वनि है। तो वर्णोच्चारण या ध्वनन या वर्णोच्चारण की क्षमता प्राप्त करना। दूसरा है उच्चरित ध्वनि का अर्थ के साथ संबंध स्थापित करने का प्रारंभ है। प्रथम बात प्रायः सभी पशु पक्षियों एवं अन्य जीवों में प्राप्त होती है। यानी कि यह पशु पक्षियों और अन्य जीवों का कहने का मतलब है कि जितने जीव आ जाते हैं उसमें मनुष्य भी आ जाएगा। पशु पक्षियों में अस्पष्ट उच्चारण या व्यक्त वाक का अभाव है। यानी कि पशु पक्षी भी तो बोलते हैं, ध्वनन करते हैं, उच्चारण करते हैं, लेकिन जो उनका वाक है, वाणी है, वो अस्पष्ट उच्चारण नहीं है, उसको व्यक्त नहीं कर सकते हैं, व्यक्त वाक का अभाव होता है। जैसे हम लोग हैं, खाना खाना हुआ तो कह सकते हैं कि भूख लगी है, खाना चाहिए मम्मी। लेकिन पशु क्या है, वो भी जब उनको भी भूख लगती है, वो भी जो उनको पाले हैं उनके वो पहचानते हैं कि ये मेरे मालिक हैं, उनको देखेंगे वो भी चिल्लाएंगे। भी देखिए चारा लाते हुए अगर जानवर घर के मालिक को देखता, किसी भी मेंबर को, तो चिल्लाना मतलब ध्वनि करना प्रारंभ कर देता है। लेकिन क्या उसकी ध्वनि स्पष्ट है? वो पूछ सकता है कि हाँ मेरे लिए ही ला रहे हैं? नहीं पूछ सकता है ना। लेकिन आप लोग क्या हो, अगर मम्मी को थाली में खाना लाते देखोगे तो कह सकते हो मम्मी किसके लिए खाना ला रही। लेकिन क्या है, पशुओं में अभाव, उच्चारण तो वो भी करते हैं, ध्वनि वो भी करते हैं, लेकिन वो व्यक्त ध्वनि नहीं है, व्यक्त वाक्य नहीं, उसको व्यक्त नहीं कर सकते हैं। अतः वे स्पष्ट रूप से बोलने में असमर्थ हैं। बोलते तो हैं, पशु पक्षी भी बोलते हैं, लेकिन स्पष्ट नहीं बोलते हैं। मनुष्य को बोलने की क्षमता जन्म से प्राप्त है, अतः वह जन्म से वाग्यंत्र या वागेंद्री का प्रयोग करता है। मनुष्य क्या है, उसको जो बोलने की क्षमता है, स्पष्ट बोलने की क्षमता, उसे जन्म से ही प्राप्त है और वह जन्म से वाग्यंत्र या वागेंद्री का प्रयोग करता है। दूसरी बात में शब्द और अर्थ के संबंध जानने की जिज्ञासा ही मुख्य विषय है। भाषा उत्पत्ति विषयक समस्त विद्वान अनुमान पर आश्रित हैं एवं विज्ञान अनुमान पर आश्रित न होकर तथ्यों पर निर्भर होता है। इनकी भाषा उत्पत्ति के जितने सिद्धांत हैं सब अनुमान पर आधारित हैं, जबकि आपका विज्ञान जो है वह तथ्य पर निर्भर होता है ना। विज्ञान तो अनुमान पर वो नहीं आश्रित होता है। तो यह दर्शन मानव विज्ञान या समाज विज्ञान का विषय होने के कारण भाषा विज्ञान इस दिशा में अपनी असमर्थता प्रकट करता है। यानी कि विज्ञान जो होता है वह तथ्यों पर आधारित होता है, और जो आपका ये भाषा विज्ञान है, इसमें तो क्या है, इसमें अनुमान व्यक्त किया गया है, विद्वानों ने अपना अपना अनुमान लगाया है। तो इसलिए इसे असमर्थता प्रकट करने वाला विज्ञान भी कह सकते हैं। यह जो भाषा विज्ञान है इस असमर्थता प्रकट करने वाला है। इस समर्थ मतलब अपनी समर्थता नहीं प्रकट कर सकता है। समान लोकप्रियता का विषय होने से इसके प्रस्तावित सिद्धांतों का वर्णन किया जा रहा है। अब पहला है दिव्योत्पत्ति सिद्धांत।
अब आप लोग इतना जानते रहिए, पहले सिद्धांत का क्या नाम है? दिव्योत्पत्ति। दिव्योत्पत्ति यह सबसे प्राचीन मत है। इसके अनुसार जिस प्रकार परमात्मा ने मानव सृष्टि की, उसी प्रकार मानव के लिए एक परिष्कृत भाषा भी दी है। यानी कि दिव्योत्पत्ति सिद्धांत का मत है कि परमात्मा ने जिस प्रकार से सृष्टि की रचना की है, उसी प्रकार से मानव के लिए एक परिष्कृत भाषा भी दी है। दैवी शक्ति ही इस सिद्धांत का मूल है। उसी दैवी शक्ति ने ही सृष्टि के प्रारंभ में ही वेदों का ज्ञान दिया, जिससे मानव अपना क्रियाकलाप चला सका। वेदों, उपनिषदों तथा अनेक दर्शन ग्रंथों में यह बात प्रमाणित है कि ईश्वर से ही वेदों की उत्पत्ति हुई है। आप लोग सुने होंगे कि वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। अपौरुषेय किस लिए कहा जाता है? कि वह पुरुषों द्वारा मतलब रचा गया नहीं है। वो किसके द्वारा मानते हैं लोग रचा गया? ईश्वर से इसीलिए उसको अपौरुषेय कहते हैं। जो पौरुषेय ना हो वो अपौरुषेय है। और वेदों को क्या कहते हैं? ईश्वर से ही वेदों की उत्पत्ति मानते हैं, इसलिए वेदों को अपौरुषेय कहते हैं। अब इस सिद्धांत की समीक्षा में देखिए, इस सिद्धांत पर निम्न आपत्तियां की गई हैं। यह सिद्धांत तर्क या विज्ञान संगत नहीं है, केवल आस्था पर निर्भर है। यह जो दिव्योत्पत्ति सिद्धांत है भाषा का, यह तर्क पर आधारित नहीं है, यह आस्था पर आधारित है। इसे हम तर्कसंगत नहीं कह सकते हैं कि दिव्योत्पत्ति सिद्धांत जो है कि मतलब ईश्वर दैवी शक्ति से ही भाषा की उत्पत्ति हुई, ऐसा नहीं कह सकते हैं, बस अनुमान लगाया गया है। यदि भाषा ईश्वर प्रदत्त होती तो सृष्टि में भाषा भेद नहीं होता। अब लोग इसमें कहते हैं, अगर मान लो हम मान लेते हैं कि भाषा ईश्वर प्रदत्त है, तो पृथ्वी पर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे अरबी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, कोंकणी, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, चाइनीज। तो लोग कहते हैं अगर यह ईश्वर प्रदत्त होती तो इस सृष्टि में भाषा भेद नहीं होता। जर्मन विद्वान हेर्डेर ने लिखा है कि यदि भाषा ईश्वरकृत होती तो यह अधिक सुव्यवस्थित और तर्क संगत होगी। यहाँ हागी लिखा है, होगी होगा, यहाँ पर होगी। अधिकांश भाषाएं अव्यवस्थित और त्रुटिपूर्ण हैं। इनका मानना है हेर्डेर का कि अगर भाषा ईश्वरकृत होती तो अधिक सुव्यवस्थित और तर्क संगत होती, यहाँ होती रहेगा, होती। अधिकांश भाषाएं अव्यवस्थित और त्रुटिपूर्ण हैं। दूसरा है संकेत सिद्धांत, महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है परीक्षाओं में। अब पहला सिद्धांत आप लोग क्या पढ़े हैं? दिव्योत्पत्ति सिद्धांत, भूलना नहीं है। पहला सिद्धांत दिव्योत्पत्ति सिद्धांत, दूसरा है संकेत सिद्धांत। दे देगा 3-4 ऑप्शन में, 3 ऑप्शन में दे देगा भाषा उत्पत्ति के सिद्धांत, और एक में दे देगा ऐसे कोई उटपटांग दे देगा। आपको पूछ लेगा इसमें से कौन सा भाषा उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं है। तो नाम जानते रहेंगे तभी आप अलग विकल्प को छांट सकते हैं। तो दूसरा क्या है? संकेत सिद्धांत। अब इसका अन्य नाम देखिए क्या है? निर्णयवाद, निर्णय सिद्धांत तथा स्वीकारवाद आदि अनेक नामों से जाना जाता है। कौन? संकेत सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रवर्तक 18वीं शताब्दी के फ्रेंच विद्वान रूसो हैं। अब क्या याद करना है? इसके अन्य नाम, किन किन नामों से संकेत सिद्धांत जाना जाता है, इसका प्रवर्तक इसके कौन है? तो इसके प्रवर्तक कौन है? फ्रेंच विद्वान रूसो हैं। किस सन में किए? तो 18वीं शताब्दी में किए, अगर समय पूछेगा। अब देखिए कैसे याद करेंगे संकेत सिद्धांत। संकेत सिद्धांत, जैसे आप लोग जाते हैं कहीं मार्केट में, भीड़ भाड़ में, बाजार में, तो ट्रैफिक लाइट जलती रहती है, तो क्या होता है? संकेत होता है। जब लाल लाइट जलती है तो आप लोग रुक जाते हो। किसका संकेत करता है? ये निश्चित करता है ना कि ना आप लोग खतरा है, निश्चित रूप से रुके रहें। जैसे ग्रीन लाइट जलती है, आप लोग तुरंत जो है जैसे लगता है कि कोई बैरियर खोल दिया हो, वैसे सब लोग एकदम भागते हैं। तो संकेत सिद्धांत, मान लो किसी को संकेत कर रहे हो, तो वह मान लो निर्णय कर रहे हो संकेत का, तो संकेत सिद्धांत, निर्णयवाद, फिर निर्णयवाद, फिर निर्णय सिद्धांत, फिर दूसरे में जोड़ लो, निर्णयवाद, निर्णय सिद्धांत।
और मान लो कोई संकेत करता हो आपको, तो आप उसको स्वीकार करते हो कि नहीं करते हो? करते हो ना? तो अगर कोई संकेत कर रहा है तो उसको स्वीकार करते हो। और इसके प्रवर्तक किसने किया? रूसो ने रुष्ट होकर के संकेत सिद्धांत, यानी कि रूसो रुष्ट हो गए थे, तो उनको कोई संकेतों में मना रहा था। रूसो को, रूसो किस देश के थे? इन तो ये जो है फ्रेंच विद्वान थे, रूसो फ्रेंच विद्वान थे। रूसो रुष्ट होकर के माने रुष्ट हो गए थे, उनको कोई संकेतों में मना रहा था। तो ट्रिक याद कर लीजिए, रूसो रुष्ट हो गए थे, उनको कोई संकेतों में याद कर रहा था। पहला क्या है? दिव्योत्पत्ति सिद्धांत। दूसरा क्या है? संकेत सिद्धांत। इसके अन्य नाम निर्णयवाद, निर्णय सिद्धांत, स्वीकारवाद। प्रवर्तक 18वीं शताब्दी के फ्रेंच विद्वान रूसो। इनके अनुसार व्यक्ति प्रारंभ में संकेतों के माध्यम से अपना अभिप्राय व्यक्त करता था तथा बाद में सामूहिक रूप से वस्तुओं की संज्ञा दी गई। इनका मत है कि प्रारंभ में जब इतना मतलब विकास नहीं हुआ था, तो मनुष्य संकेतों के माध्यम से मतलब जो भी उसका अभिप्राय रहता था उसको व्यक्त करता था। जैसे खाना खाना है, तो अब ऐसे आप लोगों को कैसे बता सकते हैं? ऐसे करना। किसी को बुलाना है तो ऐसे करना, किसी को कुछ दिखाना है तो ऐसे उंगली करके। अब हम तो आप लोगों को नहीं दिख रहे हैं, नहीं तो बताते। तो इनका मतलब है किसका? रूसो का अभिप्राय है कि प्रारंभ में व्यक्ति संकेतों के माध्यम से अपना अभिप्राय व्यक्त करता था, बाद में सामूहिक रूप से वस्तुओं की संज्ञा दी गई। इसे सामाजिक समझौता कहा जा सकता है, यानी कि जो संकेत सिद्धांत है इसे सामाजिक समझौता भी कहा जा सकता है। समीक्षा, इस सिद्धांत की कुछ न्यूनताएं हैं, यानी कि इस सिद्धांत की कुछ कमियां भी हैं। बिना भाषा के सभा का आयोजन और विचार विनिमय कैसे होगा? यानी कि जब आपके पास भाषा ही नहीं होगी तो आप सभा का आयोजन, विचार विनिमय कैसे कर सकते हैं? बताओ। संकेतों में आप किसी गोष्ठी को, संगोष्ठी को, सभा को संबोधित कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। जब आपके पास व्यक्त वाणी रहेगी तभी आप किसी सभा का आयोजन कर सकते हो, अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हो, अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचा सकते हो, दूसरों के विचारों को खुद समझ सकते हो। तो भाषा ही उसका माध्यम है। संकेत शब्दों के निर्माण के लिए क्या आधार था? किसी व्यक्ति का सुझाव मान लिया गया या फिर सबके अलग अलग मत थे? यदि भाषा के बिना सभा का आयोजन, संकेत निर्माण एवं संकेतों की सामाजिक संपुष्टि हो सकती है, तो भाषा की क्या आवश्यकता रह जाती? इनका जो इसके समीक्षा करने वाले लोग हैं वो कहते हैं, यदि भाषा के बिना सभा का आयोजन, संकेत निर्माण एवं संकेतों की सामाजिक संपुष्टि हो सकती है, तो भाषा की क्या आवश्यकता रह जाती? अतः यह सिद्धांत मान्य नहीं है, यानी कि विद्वान इसे अस्वीकार कर देते हैं। तीसरा है रणन सिद्धांत। पहला क्या है? दिव्योत्पत्ति। दूसरा है संकेत सिद्धांत। तीसरा क्या है? रणन सिद्धांत। इस सिद्धांत को धातु सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत, अनुरणन मूलकतावाद, अनुरणात्मक अनुकरण, डिंग डांग आदि नामों से निर्दिष्ट किया गया है। अब जितने भी सिद्धांत हैं उनका उपनाम, यानी कि उनको और किस नाम से जाना जाता है, ये चीज़ आप लोग याद कर लीजिए। अब ये परीक्षाओं में पूछा गया है कि डिंग डांग थ्योरी किस सिद्धांत से संबंधित है? तो किससे है? रणन सिद्धांत से। रणन सिद्धांत से। इस सिद्धांत को धातु सिद्धांत। अब आप लोग ट्रिक बना लो, जैसे जो धातु होती है, जैसे आपकी स्टील हुआ, जस्ता हुआ, और क्या है, स्टील, जस्ता, तांबा, तो ये सब क्या है? एल्युमिनियम आपकी धातु है ना। जब दो चीज़ों को आपस में, मान लो यही लोहा है, लोहे की चद्दर है, आपके पास यही हथौड़ा है, ये हथौड़ा है। अब इस पर जब आप चोट करोगे इस पे या मान लो किसी और चीज़ से इसको ऐसे रगड़ करते हो, करोगे तो ध्वनि होगी ना, इससे भी ध्वनि की उत्पत्ति हो सकती है। तो आप लोग रणन सिद्धांत को, मतलब धातुओं को रगड़ेंगे तो ध्वनि होगी, तो इसे धातु सिद्धांत भी कहते हैं।
अब जब यही एक धातु है दूसरे धातु को इस पर रगड़ेंगे तो ये जो है उसका अनुकरण भी तो कर रही है ना, इसका अनुकरण कर रही है। ये क्या है? अनुकरण सिद्धांत। फिर अनुरणन मूलकतावाद, इसका अन्य क्या नाम है? अनुरणन मूलकतावाद या अनुरणात्मक अनुकरण, डिंग डांग थ्योरी। जितना जानते रहिए। जैसे आप लोग बचपन में छोटे थे, पता नहीं आप लोग किए हो कि नहीं किए हो, हम तो किए हैं। लोटा रहता था, गिलास रहता था, गिलास में पानी पीने के बाद उसको मुंह में ऐसे लगा के खूब तेज तेज से ध्वनि करते थे। तो जो ध्वनि रहती थी टकराती थी उस बर्तन में, क्योंकि वो धातु का रहता था, गिलास स्टील रहता था और स्टील में आवाज़ टकराती थी, तब ज़्यादा तेज आवाज़ निकलती थी, साउंड होती थी। तो हाँ, डिंग डांग आदि नामों से निर्दिष्ट किया है। इस सिद्धांत के मूल प्रवर्तक प्लेटो थे तथा इसको हेस और मैक्समूलर ने व्यवस्थित किया। यानी कि प्लेट क्या है? प्लेट आपकी किसकी बनी होती है? स्टील की बनी होती है, चांदी की बनी होती है, तांबे की बनी होती है, एल्युमिनियम की बनी होती है। तो जब दो प्लेट धातु की है, प्लेट आपस में रगड़ोगे तो क्या होगा? रड़न, रगड़ खाएगा प्लेट ना, तो ध्वनि होगा। प्लेट क्या थे? प्लेट रगड़ो तो ध्वनि होगा। यानी कि इसको और किस नाम, इनके जो सिद्धांत उसको तब क्या कहेंगे? रणन। प्लेट को रगड़ो, रणन सिद्धांत। धातु सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत, अनुरणन मूलकतावाद, अनुरणात्मक अनुकरण, डिंग डांग थ्योरी। इसके प्रवर्तक कौन थे? प्लेटो। अब भूलेगा ही नहीं, प्लेट रगड़ोगे तो रड़न करेगा, जब रगड़ोगे तो रड़न है। रगड़ना जो है, एक प्लेट है, यही मान लो आपके पास एक प्लेट है, फिर दूसरी प्लेट है, इसको जब रगड़ोगे तो रड़न करेगा, तो इससे क्या होगा? ये रड़न सिद्धांत बन जाएगा। अब तो नहीं भूलोगे। इसके प्रतिपादक प्लेटो, इसको हेस और मैक्समूलर ने व्यवस्थित करने का काम किया था। इस मत के अनुसार प्रकृति में एक सामान्य नियम है, किसी वस्तु पर चोट मारने पर एक विशेष ध्वनि होती है, यह ध्वनि ही उसकी विशेषता है, इसी ध्वनि को रड़न कहा जाता है। जो कि बताए हैं आप लोगों को, वही चीज इसमें भी है। समीक्षा, इस सिद्धांत में इतने दोष थे कि बाद में मैक्समूलर ने इसे छोड़ दिया। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि किस धातु से मस्तिष्क में कौन सी ध्वनि झंकृत हुई। यानी कि इनका मानना है कि किस वस्तु से मस्तिष्क में कौन सी ध्वनि हुई, झंकृत हुई, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। इसलिए इसे बाद में मैक्समूलर ने क्या किया? अस्वीकार कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा तीसरा भी 2 सिद्धांत तक पढ़े हैं, 3 सिद्धांत तक? हाँ, 3 सिद्धांत तक पढ़े हैं। पहला क्या है? दिव्योत्पत्ति, दूसरा संकेत, तीसरा रणन। चलिए अब हम लोग चौथे सिद्धांत पर चलेंगे। इसमें कुछ बातें हैं, इसको देख लेते हैं। यह सिद्धांत शब्द और अर्थ में रहस्यात्मक स्वाभाविक संबंध मानता है। शब्द और अर्थ का सांकेतिक संबंध है, न कि स्वाभाविक। यह मत अस्वीकृत होने पर भी रोचकता के लिए प्रचलित है। यानी कि रणन सिद्धांत जो है रोचकता के लिए प्रसिद्ध है। चौथा है ध्वन्यानुकरण सिद्धांत। इस सिद्धांत के अन्य नाम भी हैं, जैसे अनुकरण सिद्धांत, ध्वन्यात्मक अनुकरण सिद्धांत, अनुकरण मूलकतावाद, शब्दानुकरणवाद, भोभोवाद आदि। अब इसका पूछा जाता है भोभोवाद किस सिद्धांत को कहते हैं? तो ध्वन्यानुकरण सिद्धांत को क्या कहते हैं? भों। जैसे आप लोग देखे हैं, कुत्ता होता है या सियार होते हैं। अगर एक सियार हुआ कहा तो जितने भी सियार जहाँ होते हैं सब लोग हुआ 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 सियार कहने लगते हैं। अगर एक कुत्ता भौंकता है तो सारे कुत्ते जितने हैं भौंकने लगते हैं कि नहीं? तो ये लोग क्या करते हैं? उनकी ध्वनि का अनुकरण करते हैं। ध्वन्यानुकरण माने ध्वनि अनुकरण, ध्वनि का अनुकरण करते हैं। तो
कुत्ता कैसे बोलता, भों भों नहीं बोलता है। एक कुत्ता भों भों किया तो सारे कुत्ते उसका अनुकरण करने लगते हैं। तो अब पूछेगा पेपर में तो आप लोग नहीं भूलेंगे, एक कुत्ता भों भों किया तो सारे कुत्ते उसका अनुकरण करने लगते हैं। तो उसके ध्वनि का ही तो अनुकरण कर रहे हैं। तो ध्वन्यानुकरण को भों भोंवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? भों भोंवाद। ध्वन्यानुकरण, अनुकरण सिद्धांत, ध्वन्यात्मक अनुकरण सिद्धांत, अनुकरण मूलकतावाद, शब्दानुकरणवाद, भों भोंवाद आदि नामों से जाना जाता है। कुत्ते की ध्वनि को अंग्रेजी में वाउ वाउ, वाउ ओव, वाउ ओव कहते हैं। अतः हिंदी में यह भों भोंवाद हुआ। देखिए जो बात बताएं यही आगे लिखा भी है। इस सिद्धांत का अभिमत है कि प्राकृतिक वस्तुओं, पशु पक्षियों आदि की ध्वनि के अनुकरण पर विभिन्न वस्तुओं के नाम रखे जाते हैं। जो वस्तु जैसी ध्वनि करती है उसका वैसा ही नाम पड़ता है। जैसे काँव काँव से काक या कौवा, कूं कूं से कोयल, झर झर से झरना। इनका क्या मतलब है? जिस प्रकार की जिससे ध्वनि निकलती है उसी के नाम पर, उसी ध्वनि के नाम पर उसका नाम पड़ गया। जैसे कौवा है काँव काँव करता है तो इनका मत है इसलिए कौवे को काक कहा गया। कोयल है कूं कूं करती है इसलिए उसका नाम कोयल। झरना झरझर करता है इसलिए उसका नाम झरना। इस सिद्धांत का अभिमत है ऐसा। समीक्षा, विश्व की भाषाओं में ध्वन्यानुकरण वाले शब्दों की संख्या 1% भी नहीं है। अतः यह भाषोत्पत्ति संबंधी उचित समाधान नहीं है। प्रोफेसर रेनन की आपत्ति है, यदि मनुष्य पक्षियों जैसे तुच्छ जीवों के शब्दों का अनुकरण करके भाषा बना सकता है तो वह पशु पक्षियों से निकृष्ट सिद्ध होता है। कुछ भाषाओं में ध्वन्यानुकरण शब्द हैं ही नहीं, जैसे उत्तरी अमेरिका की अथवस्कन भाषा। इनका मानना है कि कुछ भाषाओं में ध्वन्यानुकरण शब्द है ही नहीं। जैसे उत्तरी अमेरिका की भाषा है अथवस्कन। आंशिक रूप से स्वीकार होते हुए भी यह मत संपूर्ण रूप से स्वीकार नहीं है। पांचवा है आवेग सिद्धांत। पांचवा क्या है? आवेग सिद्धांत। चौथा आप लोग क्या पढ़े हैं? ध्वन्यानुकरण। पहला क्या है? दिव्योत्पत्ति। दूसरा है संकेत। तीसरा है रणन। चौथा है ध्वन्यानुकरण। अब हम लोग चलते हैं पांचवें सिद्धांत पर, आवेग सिद्धांत। आवेग सिद्धांत, इस सिद्धांत को मनोभावाभिव्यक्तिवाद, मनोराग व्यंजक, शब्द मूलकतावाद, पूह पूह सिद्धांत, मनोभावाभिव्यक्ति व्यंजकतावाद, मनोभावाभिव्यंजकतावाद आदि नामों से जाना जाता है। अब इसमें पूछा जाता है पूह पूह किस सिद्धांत का अन्य नाम है? तो देखिए अभी आप लोग इसके पहले पढ़े हो रणन सिद्धांत, यानी कि उसका डिंग डांग थ्योरी उसमें पढ़े हो। डिंग डांग पूछता है कि किस सिद्धांत से है, तो रणन। फिर इसमें पूह पूह सिद्धांत ये पूछता है किस सिद्धांत से संबंधित है, तो आवेग सिद्धांत से। जैसे आप लोग आवेग मतलब अंदर कोई चीज़ का आवेग आता है, वेग आता है, तभी तो अपने मनोभाव को अभिव्यक्ति करते हो। तो इसलिए इसको क्या कह सकते हैं? मनोभावाभिव्यक्तिवाद। जब आपके अंदर आवेग आएगा तो अपने मनोभाव को अभिव्यक्ति करोगे, तो इसका अन्य नाम मनोभावाभिव्यक्तिवाद। मनोराग व्यंजक, मनोराग व्यंजक यानी कि जो आपके अंदर मन में राग है, अनुराग है, उसको व्यंजक मतलब उसकी व्यंजना करने वाला, इसका क्या नाम? अन्य मनोराग व्यंजक। फिर शब्द मूलकतावाद, पूह पूह। जैसे आप लोग बचपन में बहुत चिढ़ाए होंगे अपने दादा दादी, किसी को चिढ़ाने में बहुत मज़ा आता था तो क्या कहते थे? पूह पूह कहते थे कि नहीं? तो आपके अंदर आवेग आता था ना कि इनको हम चिढ़ाएंगे, तो क्या कहते थे? पूह पूह। आवेग बस कहते थे पूह पूह। तो आवेग सिद्धांत का अन्य नाम क्या है? पूह पूह। जो थोड़ा यूनिक लग रहा है उसको ज़रूर याद करेंगे, जैसे डिंग डांग पूह पूह ये सब याद करेंगे आप लोग। व्यंजकतावाद आदि नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार आरंभ में मनुष्य भाव प्रधान था और प्रसन्नता, दुख, विस्मय, घृणा आदि के भाववश उसके मुख से ओ, छी, धिक, आह आदि शब्द सहज ही निकले। धीरे धीरे इन्हीं से भाषा का विकास हुआ। इस सिद्धांत का मानना है कि
आरंभ में मनुष्य जो भाव प्रधान था और प्रसन्नता, दुख, विस्मय, घृणा आदि के भाव बस, यानी कि जब ये चीजें अंदर आती थी, प्रसन्नता, दुख, विस्मय, घृणा, ये भाव आते थे तो भाव बस उसके मुंह से ओह, जैसे दुख है तो ओह, कोई घृणास्पद चीज है तो छी छी, कोई किसी को समाज में मतलब कोई गलत काम कर रहा है उसको धिक्कार है, किसी मतलब कुछ चोट चपेट लग गई तो क्या कहते आह, आह का मतलब दुख व्यक्त करें आह। तो कह रहे हैं मतलब इसी तरीके से मनुष्य ध्वनि निकालने लगा, धीरे धीरे इन्हीं से भाषा का विकास हुआ। फिर समीक्षा देखते हैं इस सिद्धांत का। इसको मानने में निम्न कठिनाइयां हैं। ये शब्द विचार पूर्वक प्रयुक्त नहीं होते बल्कि आवेग की तीव्रता में अनायास निकल पड़ते हैं। भिन्न भिन्न भाषाओं में ऐसे शब्द एक रूप में नहीं मिलते हैं। चलिए अगला सिद्धांत देखिए आप लोग। स्वभावतः निकलते तो सभी मनुष्यों में लगभग एक समान होते हैं। भाषा में आवेग शब्दों की संख्या 40-50 से अधिक नहीं होगी। इनका मानना है कि इनका क्या, जो बात के समीक्षात्मक थे, विद्वान थे, उनका मानना है कि आवेग में शब्दों की जो संख्या होती है वह 40-50 से अधिक नहीं होती। इन शब्दों से पूरी भाषा पर प्रकाश नहीं पड़ता, अतः इनको पूर्णतः भाषा का अंग नहीं माना जा सकता। यह भी समस्या को समाप्त करने में असमर्थ है। मान लो आपके अंदर कोई भाव आता है, आवेग आता है, आवेग बस आप किसी को कुछ कहते हो उसकी सीमा होती है ना, 2, 4, 6, 10 शब्द ऐसे कुछ देर, 2 मिनट 1 मिनट बोलते हो, बोलते बोलते थक जाते हो, चुप हो जाते हो। तो यही इनका मानना है कि मनुष्य के आवेग में जो ध्वनियाँ निकलती हैं उसकी सीमा होती है और मतलब ऐसा नहीं हो सकता है, यह मतलब पूर्णता इसको हम नहीं कह सकते हैं कि भाषा का अंग है ये। अगला है श्रम ध्वनि सिद्धांत, छठा है श्रम ध्वनि सिद्धांत। इसे यो हे हो वाद, श्रम परिहरण मूलकतावाद भी कहा जाता है। इनके प्रतिपादक न्यावर न्यवारे नामक भाषा शास्त्री हैं। अब इसमें बता दें आप लोगों को क्या पूछा जाता है, श्रम ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो कौन है? न्यावर या न्यारे? कौन है? न्यावर या न्यावारे? इसे अन्य नामों से जाना जाता है। अब कौन कौन नाम है? यो हेहुवाद, श्रम परिहरण मूलकतावाद, यानी कि एक में श्रम है यहाँ तो एक नाम में यहाँ श्रम मिल ही रहा है तो श्रम परिहरण मूलकतावाद जिस ऑप्शन में रहेगा उसको मान लेना। और एक है यो हेहुवाद, श्रम ए यो होवाद। जैसे आप लोग देखते नहीं, धोबी है, कपड़ा जब पाट पर पटकता है तो उसके मुंह से ध्वनि निकलती है। या आप लोग कभी लकड़ी उकड़ी काटते हुए लोगों मजदूरों को देखे होंगे या लकड़ी का बोटा वोटा उठाते हैं तो जितने वो परिश्रम मतलब जितना बल लगाते हैं उतना वो चिल्लाते भी हैं। इनके अनुसार परिश्रम का कार्य करते समय सांस तेजी से बाहर भीतर आने जाने, साथ साथ स्वर तंत्रियों को विभिन्न रूपों में कंपित होने एवं तदनुकूल ध्वनियां उच्चरित होने से कार्य करने वाले को राहत मिलती है। उदाहरणार्थ कपड़ा धोते समय धोबी हियो या छियो कहता है और मजदूर आदि हो हूँ करते हैं। आप लोग कभी छप्पर उठाते हुए देखे होंगे, अब तो छप्पर कहीं किसी के यहाँ पड़ता नहीं तो क्या देखेंगे। पुराने समय में मई के महीने में तो आप गांव में सबके यहाँ देखते थे छप्पर बनता था और उसको उठाने में कई मतलब बहुत सारे लोग आते थे, 20-25 लोग। वो लोग जितने मतलब बल लगा के उठाते थे उतने चिल्लाते भी थे। समीक्षा, यह मत भाषा की उत्पत्ति के लिए सर्वथा असंतोषजनक है। शारीरिक परिश्रम जन्य ये शब्द निरर्थक हैं। भाषा की उत्पत्ति के लिए सार्थक शब्दों की आवश्यकता है। अर्थहीन शब्दों से भाषा की उत्पत्ति नहीं हो सकती। यह मत सबसे निकृष्ट और अग्राह्य है। अगला है 7 नंबर का इंगित सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रवर्तन का श्रेय पालेशियन भाषा विद्वान पालिनेशियन भाषा विद्वान डॉक्टर राय को जाता है।
डार्विन भी इसके समर्थक हैं। अब इंगित सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है पूछा जा सकता है, तो कौन है? राय हैं। पॉलिनेशियन विद्वान क्या हैं? राय हैं। इंगित सिद्धांत डॉक्टर राय और डार्विन भी इसके समर्थक हैं। प्रोफेसर रिचर्ड इसे मौखिक इंगित सिद्धांत भी कहते हैं। अब जो प्रोफेसर रिचर्ड हैं इसे मौखिक इंगित सिद्धांत के नाम से भी पुकारते हैं। इस मत के अनुसार प्रारंभ में मानव ने अपनी आंगिक चेष्टाओं का ही वाणी के द्वारा अनुकरण किया और भाषा बनी। जैसे पानी पीने के समय मुंह से पा जैसी ध्वनि हुई, अतः पा का अर्थ पीना हुआ, इनका मानना है। समीक्षा: अपने अनुकरण पर शब्द रचना हास्यास्पद है, दूसरे के अनुकरण पर शब्द रचना मान्य हो सकती है। हाथ पैर ओष्ठ आदि के आधार पर शब्द रचना की कल्पना निर्मूल है। इंगित सिद्धांत पर बने शब्दों की संख्या भाषा में बहुत कम है, यह सिद्धांत भी सारहीन है। अगला है संपर्क सिद्धांत। इस मत के प्रतिपादक जी रेवेज हैं, जो मनोविज्ञान के विद्वान थे। अब आप लोग पढ़े होंगे, जैसे कुत्ता काट लेता है तो उसको क्या हो जाता है? रेबीज हो जाता है। और रेबीज कैसे होता है? कुत्ते के संपर्क में आने से क्या हो जाता है? रेबीज। तो संपर्क रेबीज, अगर किसी के संपर्क में आ जाएंगे तो आपको रेबीज हो जाएगा। इसी तरीके से याद कर लीजिए, संपर्क रेबीज। इनके मतानुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसमें पारस्परिक संपर्क की प्रवृत्ति जन्मसिद्ध है। प्रारंभ में भूख आदि की अभिव्यक्ति के लिए मौखिक और सांकेतिक अभिव्यक्ति का सहारा लिया होगा। उनसे जो ध्वनियाँ निकली वे धीरे धीरे भाषा बनी। प्रोफेसर रेवेस का यह सिद्धांत बाल मनोविज्ञान, जीव मनोविज्ञान और आदिम प्राणी मनोविज्ञान पर आश्रित है एवं तर्कसंगत भी है। कुछ अन्य भाषा शास्त्री भी इस मत को अमान्य नहीं करते, किंतु भाषोत्पत्ति के प्रश्न को अनिर्णित मानते हैं। अगला है संगीत सिद्धांत। अब इसके अन्य नाम देख लीजिए। इसको प्रेम सिद्धांत, सिंग सांग थ्योरी, वू वू थ्योरी भी कहा जाता है। अब जैसे संगीत है, अब संगीत बताओ, संगीत से किसको प्रेम नहीं होगा? और संगीत प्रेमी लोग अक्सर गाते हैं। आप लोग देखते हैं, अगर मान लो समाज में आप बहुत दुखी हो तो उस समय आप अपने मन को मतलब सांत्वना देना चाहते हो, कोई हार मान गए हो, कोई ऐसी कविता पढ़ना चाहते हो जिससे आप मोटिवेट हो सकें, ऐसा करते हैं। मान लो किसी का दिल टूटा है तो कैसा गाना गाएगा? सैड सॉन्ग, मतलब वो सैड गाना गाएगा, दुख भरा गाना गाएगा, दुख भरी गीत, गजल गाएगा। तो इसे क्या कहेंगे? प्रेम सिद्धांत। सिंग सॉन्ग, अब अंग्रेजी में क्या कहते हैं गाने को? सॉन्ग कहते हैं। तो संगीत, संगीत प्रेम सिद्धांत, सिंग सॉन्ग, संगीत कौन गाता है? तो प्रेमी लोग गाते हैं। अब संगीत को और क्या कहते हैं? सिंग सॉन्ग, सिंग सॉन्ग थ्योरी। और इसे क्या कहा जाता है? वू वू। अब आप लोग मेरे ख्याल से नहीं भूलेंगे, प्रेमी लोग संगीत गाते हैं, संगीत को अंग्रेजी में सॉन्ग कहते हैं, तो सिंग सॉन्ग थ्योरी, और वू वू भी कहते हैं, वू वू थ्योरी भी कहते हैं। डार्विन, स्पेंसर एवं एस्पर्सन ने इसे कुछ रूपों में माना था। इनके सिद्धांत के अनुसार मानव के संगीत से भाषा की उत्पत्ति हुई है, इनका मानना है। अब इसका समीक्षा देखते हैं। गुनगुनाने से भाषा की उत्पत्ति होना केवल अनुमान पर आश्रित है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। प्रारंभिक व्यक्ति गुनगुनाता था, इसका भी कोई पुष्ट आधार नहीं है, अतः यह सिद्धांत भी अस्वीकार्य है। 10वां है प्रतीक सिद्धांत। इस सिद्धांत में माना जाता है कि संयोग से किसी शब्द का किसी अर्थ से संबंध हो जाता है और वह शब्द उस अर्थ का प्रतीक हो जाता है।
भाषा विज्ञान में ऐसे शब्दों को नर्सरी कहते हैं, जैसे माता पिता बाबा। भाष पूछा जा सकता है माता पिता बाबा एक ऐसे शब्द हैं, तो ये नर्सरी शब्द हैं। समीक्षा, प्रत्येक सिद्धांत मूलतः भाषा के प्रारंभिक शब्दों की व्याख्या करता है। भाषा में नर्सरी शब्द आए, ये भी सत्य है। यह स्थूल शब्दों की उत्पत्ति बता सकता है, सूक्ष्म अर्थ के बोधक शब्दों की उत्पत्ति बताने में असमर्थ है। अगला है समन्वय सिद्धांत। 11वां है समन्वय सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रवर्तक प्रसिद्ध भाषा शास्त्री हेनरी स्वीट हैं। उन्होंने नए सिद्धांत की अपेक्षा सर्व सिद्धांत संकलन को अधिक उपयुक्त समझा है। उनके अनुसार यदि सभी सिद्धांतों में आवश्यक तत्व को एकत्रित कर लिया जाए तो भाषा की उत्पत्ति संबंधी समस्याओं का निराकरण हो सकता है। समीक्षा सिद्धांत सम्यताम इसकी समीक्षा है। भाषा की उत्पत्ति समझाने के लिए अन्य कोई एक मत शुद्ध न होने से सबका समन्वय उपयुक्त माना गया। यह सिद्धांत समानता निर्विरोध रूप से स्वीकार किया जाता। अब इसमें आप लोगों से पूछा जा सकता है कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है, तो जो संगीत सिद्धांत है यह सर्वमान्य है। ठीक है। अब अगला प्रतिभा सिद्धांत है। 12वां है प्रतिभा सिद्धांत। प्रतिभा सिद्धांत के संस्थापक आचार्य भर्तृहरि हैं। वाक्पदी में भर्तृहरि ने प्रतिभा को विश्व की आत्मा माना है और उसे सर्वशक्ति संपन्न बताया है। इस प्रकार भाषा की उत्पत्ति मनुष्य के प्रतिभाओं से हुई है। भर्तृहरि पूर्व जन्म के संस्कारों को भी भाषोत्पत्ति का कारण मानते हैं। ये जो भर्तृहरि जी हैं, जो आपका नित्य शतक लिखे हैं, वही भर्तृहरि जी हैं। इनका मानना है कि जो पूर्व जन्म का संस्कार व्यक्ति का रहता है, वो भी जो है भाषा उत्पत्ति का कारण हो सकता है। समीक्षा, मनुष्यों में कोई मौलिक उद्भावना या शक्ति नहीं थी, अतः भाषोत्पत्ति संबंधी समन्वय सिद्धांत ही सर्वथा उत्कृष्ट है। अब संस्कृत भाषा का उद्भव और विकास चलिए देखते हैं। संस्कृत भाषा भारत यूरोपी अथवा भारत जर्मनी परिवार की प्रमुख भाषाओं में है। अब जो आपकी संस्कृत भाषा है वह भारत यूरोपी अथवा भारत जर्मनी परिवार की प्रमुख भाषाओं में से है। संस्कृत के मूल स्रोत के संबंध में चाहे जो भी कल्पनाएं की जाएं, किंतु इसके भाषाई इतिहास का प्रारंभ इसके प्राचीनतम रूप ऋग्वेद से ही मानना होगा। अवेस्ता और हित्ती भाषाओं के दो ऐसे रूप हैं जो कि ऋग्वेद से काफ़ी बाद के होने पर भी वैदिक भाषा के प्राग वैदिक रूपों की झांकी प्रस्तुत करते हैं। कौन कौन से ग्रंथ हैं? अवेस्ता और हित्ती भाषाओं के दो ऐसे रूप हैं। मतलब इसमें कहा जा रहा है कि अवेस्ता और हित्ती भाषाओं के दो ऐसे रूप हैं जो कि ऋग्वेद से काफ़ी बाद के होने पर भी वैदिक भाषा के प्राग वैदिक रूपों की झांकी प्रस्तुत करते हैं। इसके आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें लग रहा है मेरे मुंह से ग्रंथ निकल गया था, तो ग्रंथ नहीं, ये भाषा है अवेस्ता और हित्ती, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। चलिए आगे देखते हैं। संस्कृत आर्यों की भाषा थी और आर्य का मूल निवास भारत ही है। इस बात को पश्चिमी देश नहीं मानते हैं, क्योंकि पूरे विश्व को सभ्य और शिक्षित करने के ठेकेदार सिर्फ मिस्र यूनान आदि देश ही हो सकते हैं।
भारोपी भाषा विज्ञानी संस्कृत के मूल रूप की स्थिति एशिया या यूरोप में चाहे जहां मानने की बात कहें, किंतु संस्कृत से भाषा के जिस रूप का बोध होता है उसका जन्म एवं पोषण भारत की इसी भूमि पर हुआ था, इसमें कोई संदेह नहीं। सौभाग्य की बात है कि संस्कृत विश्व की एक ऐसी पुरातन भाषा है जिसके साहित्य भंडार में विश्व की प्राचीनतम लिखित सामग्री प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जिसकी साहित्यिक भागीरथी का प्रवाह कई हजार वर्षों से निर्विच्छिन्न रूप में प्रवाहमान रहा है। यद्यपि इसके भाषिक विकास की प्रक्रिया अवश्य ही आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व एक बिंदु पर आकर स्थित से हो गई थी। ऋग्वैदिक काल के उपरांत हमें इसके विकास के विभिन्न स्तरों के रूप अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट रूप में दृष्टिगोचर होने लगते हैं। ऋग्वेद तथा अथर्ववेद के मंत्रों की भाषा, संहिताओं तथा ब्राह्मण ग्रंथों की भाषा, ब्राह्मणों तथा सूत्रों एवं उपनिषदों की भाषा, उपनिषदों तथा महाकाव्यों की भाषा की पारस्परिक तुलना करने पर स्पष्ट हो जाता है कि संस्कृत में एक जीवित भाषा में कालक्रम से होने वाले परिवर्तनों के समान उल्लेख परिवर्तन घटित हो रहे थे। संस्कृत भाषा के विकास स्तर को 3 स्तरों पर देखा जा सकता है: वैदिक, उत्तर वैदिक, लौकिक। यानी कि पहले क्या थी? वैदिक संस्कृत थी, फिर उसके बाद उत्तर वैदिक संस्कृत आई, फिर लौकिक संस्कृत आई, जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? लौकिक संस्कृत पढ़ रहे हैं। वैदिक के अंतर्गत संहिताओं तथा ब्राह्मण ग्रंथों की भाषा को उत्तर वैदिक में आरण्यकों, उपनिषदों एवं सूत्र साहित्यों की भाषा को रखा जा सकता है। यानी कि जो प्रारंभिक वैदिक काल था, इसके अंतर्गत संहिताओं तथा ब्राह्मण ग्रंथों की भाषा को उत्तर वैदिक भाषा में भाषा था, मतलब ब्राह्मण संहिता, और उत्तर वैदिक में आरण्यक, ये जो वेद के ही भाग थे, आरण्यक, उपनिषद, सूत्र साहित्य, जैसे इसमें आपकी स्मृतियाँ लिखी गई हैं, धर्म सूत्र लिखे गए हैं, तो सब उत्तर वैदिक में रख सकते हैं। इसके बाद की साहित्यिक एवं शास्त्रीय भाषा को लौकिक के अंतर्गत रखा जा सकता है। लौकिक साहित्य ग्रंथ रामायण है। रामायण काल से लेकर वर्तमान समय तक संस्कृत का विकास हो रहा है। इस प्रकार संस्कृत भाषा रूपी गंगा को वैदिक काल से लेकर वर्तमान काल तक पहुँचने में अनेक मार्गों का अनुसरण करना पड़ा है। अब देखिए भारोपी परिवार, यहाँ से प्रश्न पूछता है, भारोपी यूरोपी भारोपी से मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं की सामान्य रूपरेखा। विश्व भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण के अनुसार 18 भेद माने गए हैं। यानी कि विश्व भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण के अनुसार 18 भेद माने गए हैं। 18 भाषाओं को 4 भूखंडों में बांटा गया है। अब कौन कौन से भूखंड हैं, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। यूरेशिया या यूरोप एशिया, अफ्रीका भूखंड, प्रशांत महासागरीय भूखंड, अमेरिका भूखंड। अब ये याद करने लायक चीज़ है, इसको याद कर सकते हैं। पहला है यूरेशिया, यूरोप या एशिया, यूरेशिया या यूरोप एशिया, अफ्रीका, प्रशांत महासागरीय भूखंड, अमेरिका भूखंड। यूरेशिया भूखंड के अंतर्गत ही भारोपी परिवार की गणना की जाती है। विश्व के भाषा परिवारों में भारोपी परिवार का सबसे अधिक महत्व है। इसके मुख्य कारण निम्न हैं। प्रयोगाधिक्य, इस परिवार की भाषाओं के बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है। भौगोलिक व्यापकता, प्रायः सारे विश्व में इस परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। अगला कारण है सांस्कृतिक उत्कर्ष। इस परिवार के लोग सभ्यता और संस्कृति में विश्व में सबसे अग्रणी हैं। भाषा वैज्ञानिक उत्कर्ष, भाषा विज्ञान एवं भाषा शास्त्र के अभ्युदय का सर्वाधिक श्रेय इसी परिवार को है।
संस्कृत, अंग्रेजी, जर्मन और फ्रेंच में सर्वाधिक भाषा शास्त्रीय चिंतन हुआ है। यानी कि किन किन भाषाओं में? संस्कृत, अंग्रेजी, जर्मन और फ्रेंच में। तुलनात्मक भाषा विज्ञान का जन्मदाता। यूरोप भारोपी परिवार की विभिन्न भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन से ही तुलनात्मक भाषा विज्ञान का जन्म हुआ है। भारोपी परिवार के विभिन्न नाम। भारोपी परिवार के विभिन्न नाम समय समय पर सुझाए गए हैं, जिनमें प्रमुख 4 नाम हैं: इंडो जर्मनिक या भारत जार्मनिक परिवार, आर्य परिवार, भारोपी परिवार। अब इसको भी आप लोग याद करेंगे। इसमें से पूछा जा सकता है कि भारोपी परिवार के इसमें से कौन सा नाम नहीं है, तो ये नाम हैं जो इतने हैं आपके: इंडो जार्मनिक या भारत जार्मनिक परिवार, आर्य परिवार, भारोपी परिवार, भारत हित्ती परिवार। अब भारोपी परिवार की शाखाएं देख लेते हैं। भारोपी शब्द भारत धन यूरोपी का मूल रूप है, यानी कि भारत और यूरोपिया को मिला करके इसका मूल रूप है। यह इंडो यूरोपियन अनुवाद है। इस परिवार में भारतवर्ष से लेकर यूरोप तक फैली हुई भाषाओं का संग्रह है। इस परिवार में 10 शाखाएं हैं। अब भारोपी परिवार में कितनी शाखाएं हैं? 10। भारत ईरानी आर्य, बाल्टो स्लाविक, आर्मीनी, अल्बानी, ग्रीक, केल्टिक, जर्मानिक, इटालिक, हिटाइट, तोखारी। केंतुम और सतम वर्ग। भारोपी परिवार की भाषाओं को ध्वनि के आधार पर 2 भागों में विभक्त किया गया है: केंटुम और सतम। अब पूछा जा सकता है भारोपी परिवार की भाषाओं को ध्वनि के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो 2। कौन कौन से? केंटुम और सतम। केंटुम और सतम। इस विभाजन का श्रेय प्रोफेसर अस्कोली को है। देखिए, आप लोग संस्कृत गंगा की ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। किताब लेना चाहते हैं तो भी इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। भारोपी परिवार सभी भारोपी भाषाओं को 2 भागों में विभक्त किया गया है। प्रथम 4 परिवार सतम वर्ग में आते हैं और शेष 6 परिवार केंटुम वर्ग में आते हैं। यानी कि भारोपी भाषाओं को 2 भागों में विभक्त किया गया है। प्रथम 4 परिवार सतम वर्ग में आते हैं और शेष 6 जो परिवार हैं वो केंटुम वर्ग में आते हैं। 100 के लिए मूल भारोपी भाषा का शब्द कमतोम यानी कि कमतोम माना जाता है। मूल भारोपी शब्द कमतोम सतम यानी कि इसको क्या कहते हैं? सतम। अब देखिए, सतम वर्ग और केंटुम वर्ग। सतम वर्ग में संस्कृत सतम, अवेस्ता सतम, फारसी सद, हिंदी 100, रूसी अस्तु। इधर आपका केंटुम वर्ग में लैटिन केंटुम, ग्रीक हेक्टोन, केल्टिक केत, तोखारी कंद, गाथिक हुंड, जर्मन हुंडर्ट, फ्रेंच इटालियन केंतो। भारोपी परिवार विभाजन। भारोपी परिवार को केंटुम और सतम वर्ग के आधार पर निम्न प्रकार से बांटा गया है। अब इसको भारोपी परिवार को केंटुम और सतम वर्ग के आधार पर निम्न प्रकार से बांटा गया है, यानी कि सतम वर्ग और केंटुम वर्ग। पूछा जाता है सतम वर्ग में कौन कौन सी भाषा है? तो सतम वर्ग में भारत ईरानी है, बाल्टो स्लाविक है, आर्मीनी है, अल्बानी है। इसमें से पूछ लेगा इसमें से कौन सी सतम वर्ग की भाषा नहीं है। 3 दे देगा, जैसे मान लो बाल्टो स्लाविक, आर्मीनी, अल्बानी दे दिया। केल्टिक 1 दे दिया तो केल्टिक आपका अलग हो जाएगा, वह केंटुम वर्ग की हो जाएगी। केंटुम वर्ग में है ग्रीक, केल्टिक, जर्मानिक, इटालिक, हिटाइट, तोखारी। भारोपी परिवार की विशेषताएं। रचना की दृष्टि से भारोपी परिवार श्लिष्ट योगात्मक है। इस परिवार की मूल भाषाएं संस्कृत, ग्रीक, लैटिन संयोगात्मक थी, परंतु इनसे विकसित आधुनिक भाषाएं हिंदी, अंग्रेजी आदि वियोगात्मक हैं। अब पूछा जाता है हिंदी आपकी कैसी भाषा है?
हिंदी, अंग्रेजी ये क्या है? वियोगात्मक भाषा है। भारोपी भाषाओं की धातुएं प्रायः एकाक्षर थीं। जो भारोपी भाषाओं की धातुएं थी वो प्रायः एकाक्षर थी, यानी कि एक अक्षर वाली थी। इन भाषाओं में संस्कृत में प्रत्यय दो प्रकार के थे। कृत प्रत्यय जो सीधे धातु से जोड़े जाते थे, इन्हें प्राइमरी सफिक्स भी कहते हैं, जैसे भूधनता भूत। तद्धित प्रत्यय ये शब्दों से जुड़ते हैं, जैसे भूत धन इक भौतिक। इन्हें सेकेंडरी सफिक्स कहते हैं। शब्द या धातु से पद बनाने के लिए दो प्रकार से प्रत्यय थे। सुप, यानी कि शब्द या धातु से बनाने के लिए दो प्रकार से प्रत्यय थे। अगर आपको शब्द बनाना है तो कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? सुप। केस इमीडिएट केस इंडिकेटिंग सफिक्स, यानी कि सुप को इंग्लिश में क्या कहते हैं? केस इंडिकेटिंग सफिक्स। शब्दों से सुप कैसे लगता है? शब्दों से लगता है सुप प्रत्यय। सुप प्रत्यय कितने हैं? 21 हैं। तिंग कितने हैं? 18 हैं। ये पूछा जाता परीक्षाओं में। तिंग वर्बल सफिक्स, ये धातुओं से लगते हैं। पदों का ही वाक्य में प्रयोग होता था। पदों को समस्त कर बृहत पद बनाने की प्रवृत्ति मूल भारोपी भाषा में थी, वह भारोपी परिवार में भी रही। मूल भारोपी भाषा में उदात्त स्वर के कारण स्वर भेद गुण वृद्धि दीर्घ होता था। भारोपी भाषाओं में मूल प्रत्ययों का लोप हो गया और स्वर परिवर्तन से ही अर्थ परिवर्तन का काम लिया जाने लगा। अंग्रेजी में ड्रिंक ड्रैंक ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, संस्कृत में देव दयो विधि वैद कुमार कौमार। भारोपी भाषा में प्रत्ययों की अधिकता है। मूल भाषा से पृथक होकर अनेक भाषाएं विकसित हुई हैं। विश्व भाषा परिवारों में भारोपी भाषा परिवार का सबसे अधिक महत्व है। भारोपी परिवार में भी आर्य परिवार या आर्य शाखा का सर्वाधिक महत्व है। शतम वर्ग भारत ईरानी आर्य बाल्टो स्लाविक आर्मीनी अल्बानी आर्य या भारत ईरानी शाखा। प्राचीनतम साहित्य विश्व की प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद अपने शुद्ध और प्राचीनतम रूप में संस्कृत में उपलब्ध है। समस्त वैदिक साहित्य इसी शाखा में प्राप्त हैं। पारसियों का धर्म ग्रंथ अवेस्ता इसी शाखा में आता है, प्राप्त है। प्राचीन वर्णमाला एवं ध्वनियाँ मूल भारोपी भाषा की प्राचीन ध्वनियों के निर्धारण में संस्कृत और अवेस्ता का असाधारण योगदान है। प्राचीन संस्कृत एवं सभ्यता विश्व की प्राचीनतम संस्कृत और सभ्यता का सर्वांगीण इतिहास संस्कृत और अवेस्ता भाषा के साहित्य से प्राप्त होता है। भाषा शास्त्री देन भाषा शास्त्र को ध्वनि विज्ञान, पद विज्ञान, व्याकरण, अर्थ विज्ञान तथा मौलिक आधार संस्कृत से ही प्राप्त होता है। भारतीय आर्य भाषाएं काल विभाजन भारतीय आर्य भाषाओं को काल की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, इसका समय 2500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक है। दूसरा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, इनका समय 500 ईसा पूर्व से 1000 है। ये पूछा गया है पिछली बार झारखंड पीजीटी में, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का काल पूछा गया है। 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक है। पीडीएफ शो होने में स्क्रीन पे थोड़ा टाइम लग रहा है और आप लोगों से ये कहना है कि इसको हम जो लक्ष्य झारखंड पुस्तक है अक्षरशः इसको पढ़ रहे हैं कि मेरा मकसद है पूरा यूट्यूब पे डाल दें। अब एक जैसे ट्रेंड चल गया है और जो भी कहिए लोग किताब कम खोलना चाहते हैं, बस यूट्यूब इतना सरल माध्यम समझते हैं कि यूट्यूब खोलो चाहे जो चीज़ सर्च करो बस उसको सुनो सुनते रहो, लेटे रहो, काम करते रहो, सुनते रहो। तो इसलिए हमने भी सोचा कि जो लक्ष्य झारखंड पुस्तक है उसको पढ़ करके यूट्यूब पर चैनल पर डाल दें, तो जिसका मन ना हो पुस्तक खोलने को तो इस वीडियो के माध्यम से वो पढ़ सकता है। और इसके लिए जो जो परीक्षा में पूछा जाता है, जो इसका मतलब मेन फैक्ट है, उसका वीडियो हम अलग से बना के डाले हैं। अगर आप लोग डिटेल में नहीं पढ़ना चाहते हैं, जैसे भारतीय आर्य भाषाएं, भाषा उत्पत्ति के सिद्धांत,
तो उसमें बस सिद्धांत डाले हैं, इसके प्रतिपादक कौन है, उसका अन्य नाम क्या है। बस वीडियो में इतना ही। अगर शार्ट में आप देखना चाहते हो तो वीडियो को इसी प्लेलिस्ट में मिलेगी। लक्ष्य झारखंड नाम से प्लेलिस्ट है, लक्ष्य झारखंड पुस्तक, तो आप लोग उससे देख सकते हो। तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, 1000 ईस्वी से वर्तमान समय तक है इसका समय। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, विकास क्रम के अनुसार प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं को 2 भागों में बांटा गया है, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। अब वैदिक संस्कृत को ही वैदिक, वैदिकी, छंदस तथा छांदस आदि नामों से जाना जाता है। प्राचीनतम रूप ऋग्वेद भी ऋग्वेद में मिलता है। अन्य वेदों का समय इसके बाद ही माना जाता है, यानी कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। समस्त प्राचीनतम संस्कृत वाङ्मय वैदिक संस्कृत में मिलता है। वैदिक भाषा की पद रचना श्लिष्ट योगात्मक थी। धातु रूपों में लेट लकार का प्रयोग होता था। वेद में संगीतात्मकता स्वर की प्रधानता थी। लौकिक संस्कृत, संस्कृत का सबसे प्राचीन एवं आदि काव्य वाल्मीकि रामायण है, जिसका समय 500 ईसा पूर्व माना जाता है। संस्कृत में जो आदि काव्य है लौकिक साहित्य का, वो वाल्मीकि रामायण माना जाता है, जिसका समय 500 ईसा पूर्व माना जाता है। महाभारत, पुराण, काव्य, नाटक आदि ग्रंथ 500 ईसा पूर्व से आज तक अविच्छिन्न एवं अविहत गति से अपना गौरव स्थापित किए हुए हैं। यास्क, पतंजलि, कात्यायन, भास, कालिदास आदि के लेखों से यह स्वतः सिद्ध होता है कि ईसा पूर्व तक संस्कृत लोक व्यवहार की भाषा थी। संस्कृत में ही समस्त प्राचीन ज्ञान, विज्ञान, कला, पुराण, काव्य, नाटक आदि हैं। संस्कृत ने न केवल भारतीय भाषाओं को अनुप्राणित किया, अपितु विश्व भाषाओं, मुख्यतः भारोपी भाषाओं को भी प्रभावित किया है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं को 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन प्राकृत या पाली, इसका समय 500 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी तक है। मध्यकालीन प्राकृत, इसका समय 100 ईस्वी से 500 ईस्वी तक है। परकालीन प्राकृत या अपभ्रंश, इसका समय 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, पश्चिमी हिंदी, इसकी प्रमुख 5 बोलियां हैं। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बांगरू, कन्नौजी, बुंदेली। अब राजस्थानी देखिए, राजस्थानी में इसका विकास सौरसेनी के नागर अपभ्रंश से हुआ है। पिंगल के अनुकरण पर राजस्थानी में डिंगल काव्य की रचना हुई है। इसकी 4 प्रमुख बोलियां हैं, मारवाड़ी, जयपुरी, मालवी, मेवाती। अब गुजराती देखते हैं, फिर मराठी देखते हैं। गुजराती में कोई नहीं प्राप्त होता है, मराठी देखते हैं। मराठी में 4 बोलियां हैं, देसी, कोंकणी, नागपुरी, बरारी। बिहारी में प्रमुख भाषाएं हैं भोजपुरी, मैथिली, मगही। फिर है बंगाली, उड़िया, असमी। पूर्वी हिंदी, इसकी 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। लहदा या लहदी, लहदा का अर्थ है पश्चिमी। इसकी 4 प्रमुख बोलियां हैं, केंद्रीय बोली, दक्षिणी मुल्तानी, उत्तर पूर्वी या पोठवारी, पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी या धन्नी। सिंधी, इसकी 5 बोलियां हैं, बिचौली, सिरैकी, लाड़ी, थरेली, कच्छी। पंजाबी, पहाड़ी, इसके 3 भाषा वर्ग हैं, पश्चिमी 30 बोलियां हैं, मध्य 2 गढ़वाली, कुमाऊनी। पूर्वी नेपाली या नेपाल की राजभाषा है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, प्राचीन प्राकृत या पाली, 500 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी तक है। प्राचीन प्राकृत या पाली, प्रथम प्राकृत, 3री शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शती ईस्वी तक के शिलालेख इसके अंतर्गत आते हैं। पाली बौद्ध ग्रंथ, महावंश, जातक आदि कथाएं, प्राचीन जैन सूत्रों की भाषा, प्रारंभिक नाटकों की भाषा प्राकृत रही है। प्राचीन प्राकृत को प्रथम प्राकृत भी कहते हैं। प्राकृत की उत्पत्ति संस्कृत से,
प्राकृत का अर्थ है मूल भाषा। संस्कृत उससे उत्पन्न भाषा प्राकृत है। प्राकृत भाषा के सभी प्राचीन व्याकरणों ने प्राकृत की उत्पत्ति संस्कृत से मानी है। यानी कि प्राकृत की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? संस्कृत से। प्रकृति ही संस्कृतम तत्र भवम तत आगतम व प्राकृतम, हेमचंद्र के अनुसार है। प्रकृति ही संस्कृतम तत्र भवम प्राकृतम उच्यते प्राकृत सर्वस्व। प्रकृति संस्कृतम तत्र भवत्वात् प्राकृतम स्मृतम प्राकृत चंद्रिका। प्राकृतस्य तु स्वयमेव संस्कृतम योनि प्राकृत संजीवनी। नाट्य शास्त्रकार भरत मुनि ने यह कहा है कि संस्कृत भाषा के शब्दों का ही विकृत एवं परिवर्तित रूप प्राकृत है। भरत मुनि ने कहा है कि संस्कृत भाषा के शब्दों का ही विकृत एवं परिवर्तित रूप प्राकृत है। पाल की उत्पत्ति देखते हैं। डॉक्टर मैक्स बेलेसन ने पाटलिपुत्र से पाल की उत्पत्ति मानी है। पाटल से पाडल बना होगा, फिर पाडल से पाली बना होगा, इनका अनुमान है। भिक्षु जगदीश काश्यप ने पर्याय बुद्धोपदेश शब्द से पाल की उत्पत्ति मानी है। पर्याय पलियाय फिर पालियाय पाली, ऐसा बना होगा, इनका मानना है। अमरकोश के टीकाकार भानुजी दीक्षित ने पाल रक्षणे से पाली शब्द माना है। पाल धन ई बराबर पाली। आचार्य बुद्ध घोष और आचार्य धम्मपाल ने छठी सती ईस्वी ने पाली शब्द का प्रयोग बुद्ध वचन या मूल त्रिपिटक के लिए किया है, उससे यह शब्द पाली भाषा के लिए आया है। अभिधानप दीपिका ने पा धातु से पाली शब्द माना है। पा पालेति रखतीति पाली, जो रक्षा करती है या पालन करती है उसे पाली कहते हैं, इनका मानना है। पाल की प्रमुख विशेषताएं। पाली में वैदिक संस्कृत की 5 स्वर ध्वनियां लुप्त हो गई हैं। अब कौन कौन सी? री री ऐ औ, यानी कि ह्रस्व री, दीर्घ री ऐ औ। ये जो पाल की वैदिक संस्कृत की 5 स्वर ध्वनियां थी, पाल में लुप्त हो गई हैं। पाल में वैदिक संस्कृत के 5 व्यंजन लुप्त हो गए हैं, जैसे तालव्य सा, मूर्धन्य सा, विसर्ग, जिह्वा मूली, उपध्मानी। पाली में 2 नए स्वर आए हैं, ह्रस्व ए, ह्रस्व ओ। संस्कृत के ऐ ए औ ओ हो गए हैं। मतलब संस्कृत में जो ऐ है उसको ऐ को ए हो गया है, औ को ओ हो गया है। डा को ढा और ला को लह हो गया है। संधियों में केवल 3 संधियां हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, निगहित या अनुस्वार संधि। यानी कि पाल में कितनी संधियां हैं? 3, स्वर, व्यंजन, निगहित या अनुस्वार संधि। पाल में हलंत शब्द नहीं है, केवल अजंत ही होते हैं, अजंत ही हैं। पाल में द्विवचन नहीं होता है। शब्द रूपों में चतुर्थी और षष्ठी के रूप समान होते हैं। स्त्री प्रत्यय 7 हैं, आ, ई, इनी, नी, आनी, ऊ, ती। पाल में 500 से अधिक धातुएं हैं, 9 गण हैं। अदादिगण और जुहत्तादिगण नहीं हैं। पाल में लेट लकार के रूप भी मिलते हैं, जैसे हनासी, दहासी। आत्मनेय पद का प्रयोग प्रायः लुप्त हो गया है, परस्मयी पद शेष रहा। पाल में तद्भव शब्दों का अधिक है, तत्सम और देशज शब्द कम है। शिलालेखी प्राकृत। प्राचीन प्राकृत में अशोक के शिलालेखों की प्राकृत भी आती है, अतः इसे शिलालेखी प्राकृत भी कहते हैं। शिलालेखी प्राकृत को ही अशोकन प्राकृत, लाट प्राकृत भी कहते हैं। एक मिनट, PDF कहाँ चला गया भाई?
1 मिनट थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। हाँ, शिलालेखी प्राकृत यहाँ तक हुआ है। मध्यकालीन प्राकृत या द्वितीय प्राकृत। मध्यकालीन प्राकृत को साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं। सर्वप्रथम भरतमुनि ने प्राकृत भाषाओं के विषय में विचार किया है। उनके मतानुसार 7 मुख्य प्राकृत हैं और 7 गौड़। मुख्य प्राकृत में मागधी, अवंतिजा, प्राच्या, सौरसेनी, अर्धमागधी, बाहलीक, दक्षिणात्य, महाराष्ट्री। दक्षिणात्य को ही महाराष्ट्री कहते हैं। गौड़ प्राकृत शाबरी, आभीरी, चांडाली, सचरी, द्राविड़ी, उदस्ता, बनेचरी। प्राचीन प्राकृत व्याकरण बररुच ने 4 प्राकृत मानी है: सौरसेनी, महाराष्ट्री, मागधी, पैसाची। मागधी के 2 रूप हो जाते हैं, मागधी, अर्धमागधी। सौरसेनी, इसका क्षेत्र सूरसेन, मथुरा के आसपास प्रदेश था। इसका विकास पाली कालीन स्थानीय भाषा से हुआ। मध्य प्रदेश की भाषा थी। नाटकों में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। स्त्रियों आदि का वार्तालाप सौरसेनी प्राकृत में ही होता था। सौरसेनी से वर्तमान हिंदी का विकास हुआ है। राजशेखर कृत कर्पूर मंजरी का समस्त गद्य भाग सौरसेनी प्राकृत में है। भास, कालिदास आदि के नाटकों में गद्य सौरसेनी में ही हैं। महाराष्ट्री, मूल स्थान महाराष्ट्र है। इससे ही मराठी भाषा का विकास हुआ है। प्राकृत में सर्वाधिक साहित्य महाराष्ट्री में है। दंडी ने काव्यादर्श में महाराष्ट्री को सर्वश्रेष्ठ प्राकृत माना है। प्राकृत नाटकों में पद्य रचना महाराष्ट्री में है। महाराष्ट्री प्राकृत के प्रसिद्ध ग्रंथ हैं राजा हालकृत, गाहा सतसई या गाथा सप्तशती, प्रवर सेनकृत, रावण वहो, सेतुबंधा वाक्पतिकृत गौड़ वहो या गौड़वधा, जय वल्लभ कृत वज्जालग्ग, हेमचंद्राचार्य कृत कुमार पाल चरित। कर्पूर मंजरी के पद्य महाराष्ट्री में हैं। भरत मुनि ने दक्षिणात्य प्राकृत से महाराष्ट्री का निर्देश किया है। अब मागधी के बारे में देखते हैं। यह मगध की भाषा थी। प्राचीनतम रूप अश्वघोष के नाटकों में मिलता है। लंका में पाली को मागधी कहते हैं। कालिदास के नाटकों में तथा शूद्रक के मृच्छकटिकम में मागधी का प्रयोग मिलता है। अभी देखते हैं, बस इतना, एक पेज और है, उसके बाद हम लोग दूसरी टॉपिक पढ़ेंगे दूसरे वीडियो में। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, आप लोग स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। भरत के नाट्यशास्त्र के अनुसार अंतःपुर के नौकर, अश्वपालक आदि की भाषा मागधी थी। इसके 3 प्रकार मिलते हैं: सकारी, चांडाली, साबरी। मागधी से ही भोजपुरी, मैथिली, बंगला, उड़िया, असमी विकसित हुई है। अर्धमागधी, अर्धमागधी का क्षेत्र मागधी और सौरसेनी के मध्य में है। यह कौशल के समीपवर्ती क्षेत्र की भाषा थी। इसमें मागधी के गुण अधिक हैं और साथ ही सौरसेनी के भी, अतः इसे अर्धमागधी कहा जाता है। मागधी को ऋषि भाषा या आर्य भाषा भी कहते हैं। भगवान महावीर के सभी धर्मोपदेश इसी भाषा में हैं। अधिकांश जैन साहित्य इसी भाषा में है। जैन साहित्य किस भाषा में? मागधी भाषा में। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में इसे चेट, राजपुत्र एवं सेठों की भाषा बताया है। मागधी को इसका प्राचीनतम प्रयोग अश्वघोष के नाटकों में मिलता है। मुद्रा राक्षस और प्रबोध चंद्रोदय में अर्धमागधी का प्रयोग हुआ है। इससे पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। पैसाची, इसका क्षेत्र पश्चिमोत्तर भारत एवं अफगानिस्तान का क्षेत्र था। पैसाची को पैसाचकी, भूत भाषा, भूत भाषित आदि भी कहते हैं। गुड़ाढ़े की प्रसिद्ध रचना बृहत कथा पैसाची प्राकृत में ही है। वर्तमान समय में इसका साहित्य नगण्य है। इसका विकसित रूप लहदा भाषा है। हेमचंद्र कृत कुमारपालित और काव्यानुशासन में तथा हमीर मदमर्दन नाटक में इसका प्रयोग मिलता है। राक्षस, पिशाच, निम्न कोट के पात्र, लोहार आदि इसी भाषा का प्रयोग करते थे। रक्षा पिशाची
पिशाच पिशाच नीचेषु पैशाची द्वितीयं भवेत्। प्राकृत भाषाओं की समान विशेषताएं। प्राकृत श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। शब्द रूपों और धातु रूपों की संख्या प्राकृत में कम हो गई। शब्द रूप केवल 3 या 4 प्रकार के रह गए। धातु के रूप भी प्रायः 1 या 2 प्रकार के चलने लगे। प्राकृत भाषा संयोगात्मक से वियोगात्मक की ओर अग्रसर हुई। प्राकृत भाषा में आत्मनेपद का अभाव हो गया। तद्भव शब्दों की संख्या प्राकृत में अधिक है, तत्सम शब्दों की कम। अपभ्रंश परकालीन प्राकृत या तृतीय प्राकृत। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आचार्य ब्याडी और पतंजलि ने किया है। भर्तृहरि, भामा, दंडी आदि ने भी अपभ्रंश का उल्लेख किया है। अपभ्रंश के सबसे प्राचीन उदाहरण भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में मिलते हैं। दंडी के समय से इसका प्रयोग प्रारंभ हो गया था। अपभ्रंश साहित्य की प्रमुख रचनाएं निम्न हैं: हरिशेण कृत पौम चरियु, पुष्पदंत कृत महापुराण और जसहर चरियु, विद्यापति कृत कीर्तिलता, अद्धमाण कृत संदेह रासक। अपभ्रंश को देसी भाषा, देसी अपभ्रष्ट, अवहट्ट भी कहते हैं। मार्कंडेय ने प्राकृत सर्वस्व में 3 अपभ्रंश माने हैं: नागर, उपनागर, ब्राचड़। नागर गुजरात की अपभ्रंश, बाचड़ सिंधु की उपनागर दोनों के मध्य की मानी जाती है। सामान्यतः सभी भाषाशास्त्री विद्वानों का मत है कि 5 प्राकृतों से ही अपभ्रंश का विकास हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग दूसरे वीडियो में इसके आगे का भाग लेकर के। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है तो आप लोग स्पीड बढ़ा करके देख सकते हैं। नमः संस्कृताय। जय हिंद, जय भारत।